दो फेज की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा गया कि आपका आकलन क्या है। क्या आपको अब उम्मीद है कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे? इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद से मैं अब तक 70 से भी ज्यादा रैलियां और रोड शो कर चुका हूं। मैं जहां भी गया मुझे बेमिसाल प्यार, स्नेह और समर्थन मिला है। ये लोगों का समर्थन है जो हमें विश्वास दिलाता है कि हम 400 का आंकड़ा पार करने की राह पर हैं। लोगों ने देखा है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा मानना है कि लोग बेहतर कल चाहते हैं और वे जानते हैं कि बीजेपी के लिए वोट का मतलब विकास के लिए वोट देना है। पीएम मोदी से लगातार 3 जीत के बाद नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी से भी जुड़ा एक सवाल पूछा गया। पीएम मोदी से पूछा गया कि अगर आपका आकलन सही साबित होता है तो आप लगातार 3 जीत हासिल करने के पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों की ही पृष्ठभूमि अलग अलग है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि सच कहूं तो इन रिकॉर्ड्स के बारे में मुझे नहीं पता। ऐसे ट्रेड्स का विश्लेषण करना मीडिया काम है, मैं बस अपना काम करता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा तो मैं आपको इसका विश्लेषण करने का आग्रह करूंगा। आप उस समय के राजनीतिक परिदृश्य, विपक्षी दलों और उनके नेताओं को देख सकते हैं। आप लोगों के बीच उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर के साथ साथ उनकी शिक्षा के स्तर को भी देख सकते हैं। आप मीडिया की उपस्थिति देख सकते हैं। नेहरू जी के 10 साल बनाम हमारे 10 साल में देश कैसे आगे बढ़ा, इसकी तुलना करके विश्लेषण किया जाना चाहिए। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, क्योंकि देश अगले 25 सालों के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है और ये जनता को जागरूक करेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी 2004 के इंडिया शाइनिंग की ओर बढ़ रही है। क्या आप कहेंगे 2004 में बीजेपी ने सहयोगियों को दूर कर दिया था, लेकिन इस बार उसने नए सहयोगियों को शामिल किया है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के युवराज घमंड के बारे में बात करने वाले आखिरी व्यक्ति होने चाहिए। मगर ये सच है कि अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ झटकों और आश्चर्यों पर निर्भर है। उनकी एकमात्र आशा ये है कि कोई चमत्कार होगा जो उन्हें चुनाव जिता देगा। यहाँ तक कि उनके सबसे अनुभवी और महत्वपूर्ण नेताओं ने भी हार मान ली है। चुनाव समसामयिक मुद्दों पर आधारित होते हैं, इसलिए चुनावों की तुलना करना सही बिल्कुल भी नहीं है। 2024 में हमें न केवल नए सहयोगी मिले हैं, बल्कि जनता का अभूतपूर्व समर्थन भी मिला है, जो हमें शानदार जीत का विश्वास दिलाता है। वहीं भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ती है, समानता और असमानता के बारे में चर्चा होने लगती है। क्या आप सोचते हैं कि संपत्ति टैक्स और विरासत टैक्स इसका हल है? इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वे किसी भी स्तर पर समाधान है। ये वास्तव में समाधान के रूप में छिपी हुई खतरनाक समस्याएं हैं। अगर सरकार संपत्ति के नए सिरे से बंटवारे के नाम पर आखिरी में आपका पैसा छीन लेगी तो आप क्या दिन रात काम करेंगे? आज महज 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए सशक्त बना रहे हैं। ऐसी नीतियां ये सुनिश्चित करेंगी कि महिलाएं लखपति ना बने और उनकी आकांक्षाएं आगे ना बढ़े। अगर किसी ने मुद्रा लोन लिया है और वह आगे बढ़ रहा है तो उसकी तरक्की रुक जाएगी। हमारे रेहड़ी पटरी वाले जो अब हमारी नीतियों के कारण बढ़ रहे हैं, वे भी नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसी नीतियां आपके युवाओं की स्टार्टअप क्रांति को खत्म कर देंगी। ये नीति केवल उनके वोट बैंक को खुश करने का एक बड़ा सा जरिया है। संपत्तियों के नए सिरे से बंटवारे पर आपकी चिंता क्या है? आपने कहा है कि सरकार को लोगों की धन संपत्ति पर कब्जा नहीं करना चाहिए और ऐसा करने की योजना माओवादी दृष्टिकोण दिखाती है, जिसने कई देशों में तबाही मचाई है। क्या आप इसे खतरे के रूप में देखते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कांग्रेस की इस भयावह योजना को एक बेकार धमकी तरह नहीं मानना चाहिए। ये खतरा बेहद वास्तविक और हमारे देश को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है। यह माओवादी सोच और विचारधारा का उदाहरण है। कांग्रेस और उसके युवराज को ऐसे माओवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए देखना दुखद है। ये विनाश की ओर ले जाएगा। आपने युवराज को ये कहते हुए देखा होगा कि हम एक्सरे कराएंगे। ये एक्सरे हर घर पर छापा मारने के अलावा और कुछ नहीं है। ये किसानों पर छापा मार कर देखेगी कि उनके पास कितनी जमीन है। वे आम आदमी पर भी छापा मार कर देखेंगे कि उसने हस्तकला से कितनी संपत्ति अर्जित की है। वे हमारी स्त्रियों की
ज्वेलरी पर भी धावा बोल देंगे। हमारा संविधान सभी अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करता है। इसका मतलब ये है कि जब कांग्रेस नए सिरे से बंटवारे की बात करती है तो वह अल्पसंख्यकों की संपत्ति को नहीं छू सकती, वह वक्फ की संपत्तियों पर विचार नहीं कर सकती, लेकिन वह दूसरे सभी समुदायों की संपत्तियों पर अपनी नजर रखेगी। 2019 में उज्ज्वला से लेकर पीएम आवास जैसी योजनाएं पहली बार बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंची। मतदाताओं ने योजनाओं का समर्थन किया और बीजेपी को वोट दिया। इस बार योजनाएं उतनी नई या अनूठी नहीं है। क्या योजनाओं का वितरण अब भी एक ऐसा कारक होगा जो मतदाता की पसंद को उसी तरह प्रभावित करेगा? इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर आप इस बार हमारे घोषणा पत्र को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमने न केवल अपनी योजनाओं का विस्तार किया है बल्कि गरीबों की वर्तमान आकांक्षाओं के अनुसार उन्हें नया स्वरूप भी दिया है। उदाहरण के लिए मुद्रा योजना को लें तो हम इस योजना के माध्यम से उद्यमिता क्रांति लेकर आए हैं और अब हम अपने उद्यमियों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज की राशि को दोगुना कर देंगे। बिजली को ले लीजिए, हमने ये सुनिश्चित किया है कि पहली बार 3 करोड़ से भी अधिक घरों और 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचे। अब हम ये सुनिश्चित करने के लिए पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना लेकर आए हैं कि लोगों को मुफ्त बिजली मिले। हमारे घोषणा पत्र में वही बातें हैं जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं। हम झूठे और ऐसे वादे करने में विश्वास नहीं रखते जिन्हें हासिल करना नामुमकिन हो। वीडियो डेस्क, एनडीटी ऑनलाइन।